मुंबई की सड़कों पर एक नाम गूंजता था, बाला साहेब ठाकरे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि बड़े से बड़ा अफसर, नेता या आम आदमी भी उनके सामने कुछ कहने से पहले 100 बार सोचता था। उनका रुतबा सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं था, बल्कि हर मुंबईकर के दिल दिमाग पर छाया हुआ था। लेकिन सोचिए, जब ऐसा इंसान जिससे पूरा शहर खौफ खाता हो, उसकी जान लेने की साजिश रची जाए तो क्या होगा। यह कोई मामूली साजिश नहीं थी, सुपारी दी जा चुकी थी। जिसने यह जिम्मा उठाया था वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक ट्रेंड किलर था। यह बात जब पुलिस के कानों तक पहुंची तो पूरा महकमा सकते में आ गया। अगर यह वारदात हो गई तो हालात संभालना मुश्किल होगा। एक अधिकारी की घबराई आवाज गूंजी, कुछ भी करके इसे रोको। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरी मुंबई का है। सीनियर अफसर ने आदेश दिया। यह घटना उन 1993 के सांप्रदायिक दंगों के बाद की थी, जब शहर पहले ही जल रहा था। अगर यह हमला हो जाता तो माहौल और भी भयानक हो सकता था। पुलिस हरकत में आ चुकी थी। खुफिया तंत्र को अलर्ट पर डाल दिया गया। जिसने सुपारी दी थी उसका भी पता लगाया जा रहा था, और जो कातिल इसे अंजाम देने वाला था उसकी भी तलाश तेज हो गई थी। लेकिन असली सवाल यही था, क्या पुलिस वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर पाई? क्या बाला साहेब ठाकरे पर मंडरा रहा यह खतरनाक साया टल गया, या फिर मुंबई ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम अपने हर एक कदम को बड़े ही शातिर अंदाज में चला रहा था। 1993 की मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सामने आया, लेकिन मैदान में मोर्चा संभालने का काम अबू सलेम कर रहा था। मुंबई जल रही थी। दंगों की आग हर गली मोहल्ले में फैल चुकी थी, और इसी आग को और भड़काने के लिए अबू सलेम पूरी तरह से तैयार था। मुंबई में हथियारों की खेप धड़ाधड़ बांटी जा रही थी। करीब 150 घातक हथियार उन हाथों तक पहुंच चुके थे जिनका मकसद सिर्फ खून बहाना था। ये सिर्फ सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गैंग्स भी अपनी ताकत दिखाने में जुटे थे। हर कोई एक दूसरे का खात्मा चाहता था, और इसी गैंगवार ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। मुंबई अब हमारे हाथ में है, जो चाहेंगे वही होगा। किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की यह बात शहर की दीवारों से टकरा रही थी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। इसी अराजकता के बीच मुंबई में 4 बड़े नाम एक के बाद एक मौत का शिकार हो गए। पहले एक नामी बिजनेसमैन प्रदीप जैन, फिर फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी, चेंबूर का फेमस बिल्डर कुकरेजा, और एक और हाई प्रोफाइल शख्सियत को दिन दहाड़े मार दिया गया। इन हत्याओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर कोई डरा हुआ था। यह सिलसिला कहां रुकेगा? मुंबई पुलिस के एक अधिकारी की आवाज कांप रही थी। शहर का माहौल हर दिन और खराब होता जा रहा था। एक तरफ दंगों का कहर, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की खूनी लड़ाई। पुलिस, सरकार और आम जनता, हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, आखिर कब खत्म होगा यह खूनी खेल? अब्बू सलेम के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जो भी दाऊद इब्राहिम के रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। किसी को भी बख्शना नहीं था। मुंबई में उसका खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स को मैदान में उतारा जा चुका था। उनका एक ही मकसद था, अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह सफाया करना। इधर अंडरवर्ल्ड के शूटर सलीम हड्डी और राजेश इग्वे बेरहमी से अपने खूनी इरादों को अंजाम दे रहे थे। शहर में हर दिन किसी न किसी बड़े नाम का कत्ल हो रहा था। डर का ऐसा माहौल था कि कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। मुंबई पुलिस पहले ही भारी दबाव में थी, लेकिन जब उन्हें जो खबर मिली उसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया। ये नाम गलत तो नहीं? एक सीनियर अफसर ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं सर, खबर पक्की है, प्लान तैयार है, हमले की तैयारी हो चुकी है। इन्फॉर्मर की आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। मुंबई पुलिस को पता चला कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को उनके ही ऑफिस में घुसकर मारने की साजिश रची गई थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस को उस शख्स का नाम पता चला जो इस मिशन को अंजाम देने वाला था। यह नाम तो
यह तो नामुमकिन लगता है। एक अफसर के हाथ से फाइल गिर गई। मुंबई पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। अगर हमला हो जाता तो इसका अंजाम क्या होता, यह सोचकर ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही पुलिस को शूटर का नाम पता चला, पूरा महकमा सतर्क हो गया। भाला साहेब ठाकरे की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स को सिर्फ इसी सिक्योरिटी मिशन पर फोकस करने का ऑर्डर मिला। शहर के हर कोने हर गली में पुलिस की तैनाती कर दी गई। लेकिन जब उस किलर का नाम सामने आया जिसने इस खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी ली थी, तो पूरे डिपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। ये तो हमारे ही बीच का आदमी है। एक सीनियर अफसर के हाथ से रिपोर्ट छूट गई। वो शख्स कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि मुंबई पुलिस का ही ट्रेंड कमांडो राजेश इग्वे था। लेकिन इस समय वो पुलिस की वर्दी नहीं, बल्कि डी कंपनी का वफादार बन चुका था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जो पुलिस से सैलरी लेता था वो दाऊद इब्राहिम की गोद में क्यों बैठा? दरअसल ये वो दौर था जब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ रखा था। एक के बाद एक बड़े गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार हो रहे थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड जितना बड़ा हो रहा था, उसके साथ साथ पुलिस के अंदर छिपे गद्दारों की हिम्मत भी बढ़ रही थी। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा ने फैसला किया कि पहले अपने ही घर की सफाई की जाए। उन्होंने एक खुफिया लिस्ट तैयार करवाई जिसमें उन पुलिस वालों के नाम थे जो अंडरवर्ल्ड से मिले हुए थे। जब लिस्ट तैयार हुई तो उसमें 18 नाम थे और उन्हीं 18 में से एक नाम था राजेश इग्वे का। इनमें से कोई भी अब पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं रहेगा। कमिश्नर सामरा का फैसला साफ था। कुछ ही घंटों के अंदर उन सभी गद्दार पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया गया। डिपार्टमेंट का कचरा तो साफ हो गया, लेकिन राजेश इग्वे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब तक जो काम वो चोरी छिपे करता था, अब उसे खुलेआम करने लगा। अब मैं पुलिस का गुलाम नहीं, दाऊद भाई का आदमी हूं। राजेश इग्वे का यह बयान अंडरवर्ल्ड में गूंज रहा था। राजेश इग्वे भी बाकी अपराधियों की तरह जन्मजात क्रिमिनल नहीं था। वो एक साधारण अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। बचपन से ही उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह थी और इसी जज्बे के साथ उसने कड़ी मेहनत करके मुंबई पुलिस फोर्स ज्वाइन की। अपनी शुरुआती पोस्टिंग में उसने ईमानदारी और जोश के साथ काम किया और कमांडो ट्रेनिंग भी पूरी की। लेकिन वक्त के साथ उसकी दुनिया बदलने लगी। ड्यूटी के दौरान उसे शराब की लत लग गई। पहले तो ये सिर्फ एक आदत थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी कमजोरी बन गई। अपराध जगत से जुड़े कुछ लोग इस बात को समझ चुके थे। अरे इग्वे भाई, टेंशन छोड़ो, बस मस्ती करो। अब उसे मुफ्त में शराब पिलाई जाने लगी। पहले पहले उसने इन लोगों से दूरी बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे उसने एहसान चुकाने के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। बस एक साइन कर दो, लॉग, ये सामान बिना चेकिंग के निकलने दो। जिरेनिया, कोई बड़ी बात नहीं, बस नजरअंदाज कर दो। इग्वे अब अपराधियों के काम आसान करने लगा। और फिर वो वक्त भी आया जब उसके सीधे कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़ गए। उस दौर में मुंबई में दाऊद गैंग, छोटा राजन, अरुण गवली और अमर नायक जैसे बड़े गैंग्स का सिक्का चलता था। इग्वे इन सभी से मिला हुआ था। कभी उनके लिए काम करता तो कभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को कमजोर करने में मदद करता। धीरे धीरे उसका रवैया बदलता गया। जिस थाने में उसकी पोस्टिंग थी, वहां उसका एटीट्यूड ही अलग था। मुझे मत सिखाओ। अब वो अपने सीनियर अफसरों से बहस करने लगा। जो करना है कर लो। उसके झगड़े आम हो गए थे। एक ईमानदार पुलिस अफसर से लेकर अंडरवर्ल्ड के एजेंट बनने तक राजेश इग्वे का यह सफर एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब वो न कानून का आदमी था, न किसी नियम को मानता था। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस की हिट लिस्ट में कई नाम जुड़ चुके थे। उनमें से एक नाम था राजेश इग्वे। पुलिस कमिश्नर ने उसे भी निशाने पर ले लिया और फिर एक झटके में उसे नौकरी से निकाल दिया। पर इग्वे के लिए यह सब खत्म होने की शुरुआत थी। पुलिस से निकाले जाने के बाद उसने बिना वक्त गंवाए डी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब वो खुलकर अंडरवर्ल्ड का मोहरा बन चुका था। उस वक्त अब्बू सलेम भी पूरी ताकत से मुंबई में दहशत फैलाने में लगा हुआ था। उसका एक ही मकसद था,
दाऊद की नजरों में अपने नंबर बढ़ाना। दूसरी तरफ दाऊद का खास शूटर सलीम हड्डी पहले से ही मुंबई में सक्रिय था और अब राजेश इग्वे भी उसके साथ जुड़ गया। अब इस शहर को अपने हिसाब से चलाएंगे। दोनों ने मिलकर मुंबई में एक के बाद एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दिया। इनमें शामिल थे व्यापारी प्रदीप जैन चेंबूर का बड़ा बिल्डर, कुकरेजा बॉलीवुड प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी। लेकिन जावेद सिद्दीकी का मर्डर एक अलग ही वजह से हुआ था। दरअसल पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब का उस वक्त दाऊद इब्राहिम से अफेयर था। दाऊद चाहता था कि जावेद सिद्दीकी अपनी फिल्म में अनीता अयूब को कास्ट करे, लेकिन जावेद ने साफ इनकार कर दिया। दाऊद ने बिना एक पल सोचे अपने शूटर भेजे। इनकार करने की सजा तो मिलेगी, और देखते ही देखते जावेद सिद्दीकी की कहानी खत्म कर दी गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का कब्जा बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस के लिए यह जंग और भी मुश्किल होती जा रही थी। साल 1995 तक मुंबई में एक नाम खौफ का दूसरा नाम बन चुका था, राजेश इग्वे। मुंबई पुलिस के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती था, और उसकी ये ताकत सिर्फ उसकी बंदूक की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, उसका दिमाग और पुलिस के तौर तरीकों की गहरी समझ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पुलिस मुझे पकड़ने निकलेगी? अरे, मैं तो खुद पुलिस था। उनसे 2 कदम आगे रहना मुझे अच्छे से आता है। राजेश इग्वे पुलिस की हर चाल को पहले से समझ सकता था। वो जानता था कि पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कैसे जाल बिछाती है, कैसे वो सबूत इकट्ठा करती है और कैसे एक एक सुराग जोड़कर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन इग्वे के लिए ये सब सीखने की चीज नहीं थी, ये उसका खेल था। अपराध करने के बाद पुलिस को धोखा कैसे देना है, कैसे सबूत मिटाने हैं, कैसे पूछताछ से बचना है, कैसे एक कदम आगे रहकर पुलिस को चकमा देना है, वो इन सब का उस्ताद बन चुका था। अब वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, अब वो मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। 1993 के बम धमाकों के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड 2 हिस्सों में बंट चुका था। अब ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं थी, ये हिंदू डॉन और मुस्लिम डॉन के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। दोनों तरफ नफरत थी, दोनों तरफ खून बह रहा था, और बीच में फंसे थे बेगुनाह लोग। इन गैंग्स के बड़े चेहरे अपने आदमियों को हत्याओं के ऑर्डर देते और उनके गुंडे बिना सवाल पूछे लोगों को मौत के घाट उतार देते। इसी खूनी खेल के बीच अब्बू सलेम के पास एक बेहद खतरनाक काम आया, बाल ठाकरे को खत्म करना। अब्बू सलेम को ऐसा शख्स चाहिए था जो ठाकरे तक आसानी से पहुंच सके, कोई ऐसा जो शक के दायरे में भी ना आए। और बस एक ही नाम पर फैसला हुआ, राजेश इग्वे, एक हिंदू जो पुलिस वाला भी था। अगर कोई ठाकरे तक पहुंच सकता था तो वो सिर्फ इग्वे था। लेकिन ठाकरे से मिलना आसान नहीं था, और वहां पहुंचकर कोई हरकत करने से पहले ही मारे जाने का खतरा था। पर राजेश इग्वे मौत से नहीं डरता था। वो खतरनाक था, पागल था और अपने मिशन पर निकल चुका था। उसने बाल ठाकरे से मिलने की अपॉइंटमेंट भी ले ली। 7 नवंबर 1995, मुंबई का सबसे खतरनाक दिन। उस दिन बाला साहेब ठाकरे को मारने का प्लान तैयार था। जगह उनका खुद का ऑफिस, हमलावर राजेश इग्वे, सब कुछ सेट था। राजेश को ठाकरे से मिलने की अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी। बस उसे ऑफिस में दाखिल होना था, गन निकालनी थी और खेल खत्म। लेकिन मुंबई पुलिस को भनक लग गई, ठाकरे के ऑफिस में हमला होने वाला है। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिली, पूरा डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में आ गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स को तैनात कर दिया गया। हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस एक्टिव हो गई। उधर राजेश इग्वे पुलिस कॉलोनी में छिपा बैठा था, इंतजार कर रहा था सही वक्त का। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। जैसे ही वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए कॉलोनी से बाहर निकला, चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया। खत्म कहानी। सामने थे ऑफिसर कादिर खान। राजेश को भागने का मौका नहीं मिलने वाला था। कादिर खान ने वार्निंग दी, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन इग्वे वही पुराना पैंतरा खेलने लगा। गन निकाल ली, फायर करने ही वाला था, पर इस बार पुलिस तैयार थी। कादिर खान की गोलियां इग्वे के सीने के पार निकल गईं। वो वहीं ढेर हो गया। एक पुलिस वाला जो कभी देश की रक्षा के लिए चुना गया था,
आखिरकार पुलिस की ही गोली से मारा गया। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया, अंडरवर्ल्ड चाहे जितना भी ताकतवर हो, कानून के सामने उसकी कोई औकात नहीं। इस तरह शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की जान बच गई। अब सवाल ये उठता है, अगर राजेश इग्वे ठाकरे के ऑफिस तक पहुंच जाता तो क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता? आपका क्या कहना है? क्या पुलिस फिर भी उसे रोक पाती या इतिहास कुछ और ही होता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।